नमस्कार दोस्तों। तो आपकी जो ये सीरीज़ है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 की सीरीज़ ये आपकी चल रही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में। ये आपके पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं आपके बाल विकास के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी विकास जो होता है एक क्रम में चलता है और हर बच्चे के लिए समान रहता है, लेकिन हर बच्चा की गति जो होती है विकास की वो अलग अलग होती है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? अनिरंतरता का सिद्धांत, रैखिकता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, या फिर पृथक्कता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी पृथक्कता का सिद्धांत है। यानी हर बच्चा क्या है, अलग गति से विकास करता है आपका। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका, ये आपका जो है कथन और तर्क वाले प्रश्न बहुत पूछ रहा है अब की बार आपसे। जो आपके जो तर्क और कथन जो होते हैं, यानी आपको कथन और तर्क में से बताना है सही कौन सा होगा गलत कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं हम कि बालक और बाल्य अवस्था के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या फिर विविधता होती है। यानी आप बालक का जो होता है बाल्य अवस्था, बालक और बाल्य अवस्था के बारे में जो विविधीकरण होता है वह करने में आप क्या होते हैं, उसे क्या है विविधता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ठीक है, कठिन होता है उसको अलग करना। तो ये तो आपका सही लग रहा है। ठीक है, तो इसे आप सही कर दीजिएगा यहाँ पे। और तर्क इसका दिया है कि बाल्य अवस्था एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। यानी जो आपकी बाल्य अवस्था होती है वो समाज से जुड़ी हुई होती है। तो ये भी आपका सही है। यानी अब आपके दोनों सही हो गए। तो आपको कौन सा कथन सही हो जाएगा, आपको कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका मतलब क्या है, दोनों आपके सही उत्तर हो गए। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चे के गुण, अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। यानी आपसे पूछा कि आनुवांशिकता से ही बच्चे का जो है जो विकास हो रहा है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। आपका आनुवंशिकता और आपको पर्यावरण दोनों का मेल से आपका जो है बच्चे जो होता है क्या है उनमें पोषित होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से डाला जा सकता है, कि बच्चे को हम क्या है सामाजिक परिवेश डालेंगे। ये भी आपका गलत हो जाएगा, पूरी तरह से डालना ये गलत हो जाएगा। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहाँ पे भी आपका ये सिर्फ आ जाएगा तो ये आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। आपका जो चौथा ऑप्शन है, चौथा है यहाँ पे कि बच्चों का विकास आनुवांशिकता और परिवेश कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। बिल्कुल सही। आपका आनुवांशिकता, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। यानी जो आप क्या है अपने माता पिता से अपने जीन्स वगैरह लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और परिवेश यानी उसका क्या है, वातावरण। इन दोनों से बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज चेंज करी है। तो ये आपका पेपर 2 है, इसमें लैंग्वेज चेंज करता है। डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, लेकिन क्या हो जाता है कि यहाँ पे थोड़ा भाषा कठिन बना देता है आपको। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि विकास जो होता है वो किसका मेल से होता है, आपका आनुवंशिकता और जो है पर्यावरण यानी परिवेश के। तो वही उसने प्रश्न क्या है थोड़ा घुमा दिया। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है कि प्याजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। यानी आपको जो है जो आपकी प्याजे की जो 4 आपके स्टेज आपके प्याजे ने बताई थी। तो सबसे पहले कौन सी होती है आपकी, सबसे पहले होती है संवेदीगामक, फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक, फिर होती है औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऐसा जो है आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है जी, ये आपका जो है दूसरे में दिख रहा है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक,
और औपचारिक संक्रामक। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्याजे के सिद्धांत की आलोचना को प्रस्तुत करता है। अब प्याजे के सिद्धांत की आलोचना करी तो क्या आलोचना हुई देखते हैं हम। प्याजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। प्याजे ने क्या है, बच्चों को बुद्धिमान बताया है, तो ये तो गलत रहेगा। प्याजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका था, यानी जो आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था थी उसमें प्याजे ने क्या है, उनकी क्षमताओं को कम आंका है। तीसरा है कि प्याजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्याजे ने बच्चों को क्या है, ज्ञान की खोज करता माना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्याजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना है, यानी कंटिन्यूस माना है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे जो है प्याजे ने क्या है, विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको सतत सतत तो नहीं माना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि प्याजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका है। ठीक है, ऐसा आप देख रहे हैं कि आपको जो है ऑप्शन को जो है काटना आना चाहिए, यानी कैंसिल आउट करना आना चाहिए। इसके द्वारा आपके कहीं प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कि जीन प्याजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रक्रिया जन्मजात होती है। आपसे पूछा गया है कि जीन प्याजे के अनुसार क्या है, जन्मजात क्षमता कौन सी होती है, अनुकूलन, स्कीमा, मानसचित्र या फिर संचालन। तो जीन प्याजे का आपका प्रश्न है, तो जीन प्याजे ने किसके बारे में कहा था, आपका जीन प्याजे ने बताया था आपके स्कीमा के बारे में, यानी मनुष्य जो चिंतन करता है वह कहाँ जाता है, वह जाता है उसके स्कीमा में। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे भी आपको अगर प्याजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्कीमा आपका सिर्फ और सिर्फ प्याजे की थ्योरी में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका आठवां प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है और उस क्षेत्र के बीच में। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। आपसे पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की का जो आपका विकास का क्षेत्र होता है उसमें जो पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र होता है वो जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य होता है। ये तो आपको सही लग रहा है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। नहीं, बहुत बाहर तो गलत हो जाएगा। जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षा के विचार से जिसका बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। शिक्षक तो जो है आपके वाइगोत्स्की बात नहीं करते हैं। चौथा है आपका कि जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से, ये भी आपका गलत, अभिभावक के बारे में भी नहीं कहता है। आपका जो विकास का क्षेत्र आपका वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो होता है, जिस चीज़ को बच्चा जानता है और वह चीज़ उसमें करने में क्या है, सामर्थ्य होता है। तो ऑप्शन जो है आपका पहला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऑप्शन कैंसिल करना आना चाहिए। 9वां प्रश्न आपका कि कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों को उसी तरह मारता है जैसे उसे घर पर दंडित होते देखा है। यह उदाहरण है, यानी क्या है, कक्षा में एक बच्चा क्या है, अपनी जो है सहपाठियों को मारता है जैसे उसे घर पे क्या है, दंडित होते हुए देखता है। ठीक है, संरचनावाद, अवलोकन अधिगम, सामाजिक संरचनावाद या फिर मानववादी। तो इसमें बच्चा क्या है, अवलोकन कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या है, नकल कर रहा है। उसे घर में जैसे दंडित, उसके माता पिता जैसे उसे दंडित मार रहे हैं, तो वह उसी तरीके से वह क्या है, अपने दोस्तों को और क्या है जो है मार रहा है। ठीक है, तो वह क्या है, अवलोकन अधिगम में आता है। अवलोकन यानी नकल करना, कॉपी करना। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपका कि एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ये जो है आपको जो है इन पांचों में से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना चाहिए। तो देखते हैं हम, बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही। आपकी जितने संसाधन होंगे आपका जो है बाल केंद्रित कक्षा उतने ही क्या है, प्रभावित होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट तो आपका सही है। अगला आपकी लचीला सामूहिकरण पर आधारित हो, बिल्कुल सही। लचीला आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपका कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार,
एकमात्र आधार गलत हो जाएगा कि आपसे तीसरा जो बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत होना चाहिए, तो आपका गलत हो जाएगा। छात्रों को सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। छात्रों की क्या है, आपकी सक्रिय सहभागी होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना है छात्रों। छात्रों को भी आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें सक्रिय होना है, तो ऑप्शन 4 भी आपका सही है। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, ये आपका गलत हो जाएगा। योगात्मक आकलन कि आप केवल और केवल क्या है, योगात्मक आकलन क्या होता है कि जैसे आप क्या है नंबर के लिए कि बच्चे ने कितने नंबर लाई उसके हिसाब से आप उसका आकलन करोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया है कि जो बुद्धि एक एकिक संरचना है, यानी बुद्धि एकिक होती है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया था। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संबंधित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करती है, यानी बुद्धि एक क्या है, व्यापक क्षमता है। व्यापक क्षमता है जो कि संचित ज्ञान और अनुभव के आधार पर बुद्धि नहीं बताया था उन्होंने। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आपके जो हार्वर्ड गार्डनर ने आपके 8 बुद्धि दी थी आपकी, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका चौथा ऑप्शन कि बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है, बिल्कुल सही। आपकी जो बुद्धि होती है वो अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियों में बांटी जा सकती है और हर बुद्धि का अपना एक अलग कार्य होता है, ठीक है। ये कहा था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। और हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धि दी थी आपकी, 8 प्रकार की बुद्धि आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला आपका 12वां प्रश्न है कि किसी शिक्षक को अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक जो है उसे आकलन करना है बच्चों का, तो क्या करेगा, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की तुलना करना। अंक के आधार पर तुलना करना बिल्कुल गलत। अंकों के आधार पर बच्चों को है मार्क्स के आधार पर तुलना करना गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञात करना, उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञात करना, यानी कैसे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या गैप आ रहा है, तो ये आपका सही है। ऐसे ही आपका आकलन होना चाहिए। किसी आकलन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न होने चाहिए। केवल हाँ ना के प्रश्न गलत हो जाएगा, केवल जहाँ पे भी आ जाता है गलत हो जाता है। बच्चों की स्मरण शक्ति को परस्पर पेंसिल परीक्षण द्वारा परखना, पेंसिल परीक्षण द्वारा परखना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका सेकंड ऑप्शन कि प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञान करना चाहिए एक शिक्षक को, तो ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आ गया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसने कहा कि हमें क्या है, बच्चे का क्या है, समग्र विकास करना है। ठीक है, 360 डिग्री, यानी 360 क्या होता है, पूरा, ये आपका 360 डिग्री होता है, पूरा गोल आपका 360 डिग्री होता है, सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। तो योगात्मक आकलन गलत होता है, मैंने आपको बताया इससे पहले। यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, याद करना गलत हो जाएगा, कंठस्थ करना गलत हो जाता है, अभ्यास कराना गलत हो जाता है। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, फिर से ये गलत हो जाएगा कि आप क्या है, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षण के आधार पर बांट रहे हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश करना, बच्चे क्या है, स्व आकलन यानी खुद आकलन करें, ठीक है, और समूह आकलन करें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भी आपके जितने 3 ऑप्शन हैं ये आपके आपके गलत ऑप्शन हैं। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ पे 14 प्रश्न आ गया कि विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि यानी बच्चे क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करें। हतोत्साहित करना गलत होता है, ठीक है,
आपको बच्चों को क्या है प्रोत्साहित करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में प्रसंगात्मक संस्कृति उत्पन्न करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जाए, बिल्कुल सही। कि शिक्षक को क्या है, बच्चों की क्या है बोली और भाषा, शिक्षक को क्या करना चाहिए अपनी जो बहुभाषिक जो शिक्षा होती है, बहुभाषिक कक्षा होती है, उसमें विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा और उनकी बोली के क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका ऑप्शन सेकंड सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल विद्यालय द्वारा निर्धारित मानक भाषा गलत हो जाएगा, और केवल भी आगे, ये भी ऑप्शन थर्ड आपका कैंसिल हो गया। वह विद्यार्थी जो उपेक्षित समुदाय से आता है उनके घर पर ट्यूशन रखने को कहना कि आप क्या है ट्यूशन रखो, तो चौथा ऑप्शन में आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका कि कक्षा में प्रसंगात्मक संस्कृति उत्पन्न करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित करेंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आपका 15वां प्रश्न है आपका कि एक शिक्षिका अपने घर में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी। आपको पूछा गया है जेंडर रूढ़िवादिता पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका कैसे अपने जेंडर रूढ़िवादिता जो है उसको कैसे बढ़ावा देगी। लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करके, इससे तो वो क्या है जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएगी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवंशिक रूप से तैयार है, कि अलग अधिगम कार्य देंगे, गलत हो जाएगा। डिवाइड कर रही है शिक्षिका, ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियां भाषा में अच्छा करेगी और लड़के गणित में। आपको ऐसा रखना है कि क्या हो जाएगी कि लड़कियां जो है केवल भाषा में सही होती हैं और लड़के गणित में सही होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, जहाँ पे आप एक ही जेंडर को क्या है प्रेफरेंस देते हो, बढ़ावा देते हो कि लड़कियां केवल इसी में माहिर हैं या फिर लड़के इसी चीज़ में माहिर हैं, तो ये होती है आपकी जेंडर रूढ़िवादिता। अगला है कि व्यक्ति को वो गैर रूढ़िवादित भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा कि गैर रूढ़िवादिता भूमिका, यानी आपका जो है अलग अलग भूमिका निभाओगे। पुरुष क्या है महिलाओं के काम भी कर सकता है, ऐसी इसे हम क्या बोलते हैं गैर रूढ़िवादित भूमिकाओं में प्रस्तुत करके एक शिक्षिका जेंडर रूढ़िवादिता को जो है क्या है कम कर सकती है अपनी कक्षा में। अगला प्रश्न आपका, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अपनी पीढ़ी से पहले बार स्कूल जाने वाले यानी अपनी पीढ़ी से मतलब अपनी पीढ़ी मतलब बच्चा क्या है पहली बार स्कूल जा रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए एक शिक्षक को कि इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम कर सके। बिल्कुल गलत, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। असफलता का डर बैठाना है बच्चों में। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा और संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये सही हो जाएगा। इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाले। गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है कि इनसे कोई उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बच्चों से आप कोई उपेक्षा नहीं रखोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा कि इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए एक शिक्षिका होने के नाते आपको। ठीक है, अगला फिर से आ गया आपको कथन और तर्क का प्रश्न। तो आप जो देख रहे हैं इन पीडीएफ को बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं इन पीडीएफ में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन भी दोस्तों को आपकी ज़रूरत होती है उन्हें शेयर ज़रूर करें। इससे आपका जो है पेपर जो आपको बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हो, वैसे भी जो आपका पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका जो है एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ठीक है, और मैं इसमें आपको हर आपके जितने भी एमसीक्यू आए होंगे वो कराऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। आपका कथन और तर्क का प्रश्न आ गया। तो कथन क्या कहता है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभवों को बढ़ाती है। यह आपसे पूछा गया है कि आपकी जो विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पृष्ठभूमि विद्यार्थी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का अधिगम पर अनुभव बढ़ाते। बिल्कुल सही कि अलग अलग बच्चे क्या है, अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं, ठीक है, तो उससे क्या है बढ़ावा देती है। तो ये तो आपका सही है। आपका तर्क देख लेते हैं कि समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं या फिर जिन्हें विकार हो। कि समावेशी कक्षा में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को आपका जो है लाभ होता है। तो ये तो आपका गलत है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें आपका हर बच्चा, चाहे उसे विकार हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो ना हो, सब बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। तो ये आपका गलत है, यानी कथन सही है और तर्क क्या है? गलत है। तो ऐसा कहाँ पे हो जाएगा आपका कि ये आपका तीसरा तीसरा जो है, जी हाँ, यहाँ पे तीसरा सही है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है आपका 18वां प्रश्न कि एक शिक्षक को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तर प्रावधान करना चाहिए। यानी क्या है, बच्चा क्या है, देख नहीं पा रहा है, बहुत से सूक्ष्म मुद्रक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आपको क्या है, छोटे से छोटे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे में बच्चा देख नहीं पा रहा है और आप उसे क्या है और छोटे छोटे क्या है मुद्रक संसाधन देंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। अवसर मिलना जहाँ पे भी आ जाता है सही माना जाता है। और आप क्या है, मौखिक संकेत दे रहे हो, यानी आप क्या है मुंह से बोल रहे हो, संकेत दे रहे हो, ठीक है, मौखिक संकेत। इससे बच्चा क्या है सुन पाएगा, क्योंकि उसे क्या है देखने में तकलीफ है। तो ये तो आपका सही है। अगला है कि बहुत से दृश्य प्रदर्शन देना चाहिए। यानी आप क्या उन्हें दृश्य सामग्री दोगे, तो दृश्य सामग्री आप दोगे तो वैसे भी क्या है वो दृश्य बाधित बच्चे हैं, तो वह क्या है उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड और बहुत कार्य देना चाहिए, गलत हो जाएगा। कार्य देंगे, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपका, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, यहाँ पे हो जाएगा कि सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा सांस्कृतिक उपयोग होगी। यानी ऐसे विद्यार्थी जिन्हें क्या है अधिगम विकार है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऐसे विद्यार्थियों को आपको उनको क्या करना चाहिए, सख्त पाठ्यक्रम का पालन करें, बिल्कुल गलत। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना, ये आपका सही लग रहा है। मानकृत आकलन गलत हो जाएगा, जहाँ पे भी मानकृत गलत आ जाएगा। त्रुटियां और गलती के लिए असहनशीलता रखना, असहनशीलता गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे आपका जो है ये आ गया, आपको ढूंढना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रश्न क्या बोल रहा है आपका। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है कि आप शिक्षक हैं तो आप प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कैसे ढूंढोगे। चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, यानी आप उन्हें क्या है चुनौतीपूर्ण कार्य दोगे और इससे आप पता लगाओगे कि जो है कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा नहीं है। तो ये तो आपका सही है। फिर आपका किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी, यानी आप क्या है बच्चों को क्या है बाहरी अभिप्रेरणा दे रहे हो। बाहरी अभिप्रेरणा देना वैसे भी गलत होता है, ठीक है। बच्चे को क्या है अंदर से ही अभिप्रेरणा होनी चाहिए, ये आपका गलत है। मौलिक सोच द्वारा, मौलिक सोच आपका सही है। और फिर है कहीं समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, बिल्कुल सही। आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होंगे, जो अलग अलग समाधानों में क्या है सोचने की क्षमता रखते हो। तो ऑप्शन जो है आपका पहला, थर्ड और फोर्थ आपका सही हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है।
हानिकारक है पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, ये तो आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा प्रदर्शन ना करने वाला बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, क्या बोल रहा है आपका, अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए आप उन्हें क्या है ब्लैक स्टार दोगे, तो इससे क्या है बच्चे में क्या है हीन भावना हो जाएगी। अगर आप क्या है उससे क्या है किसी को आप क्या है लाल स्टार दोगे, किसी को आप काले स्टार दोगे, तो बच्चा क्या है इससे उसमें क्या हो जाएगी डर भाव पैदा होगा। ठीक है, तो ये तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, बिल्कुल सही। फिर क्या है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, बिल्कुल सही। संवेदनशील होना चाहिए बच्चों के साथ आपको, और विचारशील होना चाहिए। तो आपको पूछा गया हानिकारक है, यानी आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा है, आपका दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपसे पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपकी कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके संज्ञानात्मक तर्कों को विकसित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। नहीं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर देना चाहिए, गलत हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या पूछा गया आपकी सहज ज्ञान चिंतन, बच्चे अगर चिंतन मनन करेंगे तो उनसे क्या है उनके संज्ञानात्मक विकास होगा, तो बिल्कुल हाँ हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से आपका जो है कथन और तर्क वाले प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है। अब जो 2021 में आपके जो है 21 के बाद जितने पेपर आपके हुए हैं ऑनलाइन मोड के आपके पेपर हैं, इसमें क्या है आपके कथन और तर्क पे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चाहे आपका साइंस से लो, गणित से लो, या फिर आपका ये बाल विकास से लो, तो इसमें क्या है आपके जो है कथन और तर्क, आपको जो है कथन और तर्क में बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कथन क्या बोल रहा है आपका कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं से पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकलनात्मक समझ को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही। कि अब आप क्या है आप किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले बच्चों का क्या है पूर्व अनुभव, उनसे ज्ञान, उनके अनुभवों का क्या है ज्ञान ले रहे हो, उस पर चर्चा कर रहे हो, बिल्कुल सही, ये तो आपका सही है। अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री यानी क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का संरचना है, बिल्कुल पुराने ज्ञान को क्या है बच्चा जो है नए ज्ञान से जोड़ रहा है। अगर ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों ही आपके कथन और तर्क आपके सही हो जाएंगे, यानी आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक और की है, यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं सीखते हैं हो जाएगा, थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक और की है। सीखते हैं बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं, आपको पूछा गया है। वर्तुलाकार एक रेखिया से नहीं सोचते हैं, ये तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेखिया बच्चे क्या है एक रेखिया नहीं सोचते हैं, वर्तुलाकार सोचते हैं। यानी वर्तुलाकार क्या होता है आपका चार डायरेक्शन, वृत्त, वृत्त आपने सुना होगा, वृत्त क्या होता है आपके चार डायरेक्शन में, तो बच्चे क्या है चारों दिशाओं में क्या है सोचते हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, पहले ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, एक रेखिया में नहीं सोचते हैं बच्चे। ठीक है, तो पहले ही उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं आप प्रश्न जो आपके लेवल होता है कितना हार्ड पूछ रहा है, अब आपका लैंग्वेज को घुमा देता है आपके पेपर 2 में। फिर आपका 25वां प्रश्न है कि अधिगम हेतु प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को, एक शिक्षक हैं आप, तो आपको क्या है अधिगम के लिए आप कैसा वातावरण दोगे बच्चों को। विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलों की उपेक्षा करनी चाहिए, सही लग रहा है। संज्ञानात्मक पहलों पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावना की उपेक्षा करनी चाहिए, यहाँ पे क्या है उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा ये तो आपको गलत हो जाएगा। अच्छा, उपेक्षा यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। यह मानना चाहिए
कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये आपका सही लग रहा है। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू को कोई संबंध नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, तीसरा उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को, यहाँ पे डैश हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है, विद्यार्थियों को जो है जहाँ पर यहाँ पूछा गया विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को डैश लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा डैश लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए जाना चाहिए बजाय डैश लक्ष्यों के। ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे पूछा गया विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को डैश लक्ष्यों के प्रेरित करना चाहिए और किस लक्ष्य के लिए आपको प्रेरित नहीं करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो अवबोध या फिर उपलब्धि अवबोध असफलता से बचने के लिए, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। असफलता से बचने के लिए तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को अवबोध लक्ष्यों से प्रेरित करना जाना चाहिए बजाय क्या है, क्या है उपलब्धि, यानी क्या है उपलब्धि के लिए बच्चा को पढ़ा रहे हो। तो ये तो आपका पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 23वां प्रश्न है आपका कि विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों का एक इंगित करती है, यानी आपको पूछा गया है कि विद्यार्थी जब त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के अन्य समकक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता, गलत हो जाएगा। तुलना कर रहे हैं आप, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की निरुत्साह, क्योंकि विद्यार्थियों को आपको क्या है निरुत्साहित करेंगे क्योंकि सीखना पूरी तरह से बाहरी पुरस्कार पर निर्भर करता था, बिल्कुल गलत। वयस्कों से सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता आपका कि विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बिल्कुल सही। बच्चे त्रुटियां इसलिए करते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, बिल्कुल सही। गुण में आपके जो है बच्चों की सोच क्या होती है, कम होती है, भिन्न होती है। ये आपका कहा था, ये आपका स्टेटमेंट भी पूछा जाता आपका, ये कहा था आपका किसने, जीन पियाजे ने आपका ये उत्तर दिया था। जीन पियाजे ने आपका इसका क्या है ये बताया था कि विद्यार्थियों की सोच वयस्कों की सोच से क्या है गुण में कम होती है। तो ऑप्शन जो आपका चौथा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उदाहरण से नियम की ओर हम किस विधि में जाते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, संप्रेषण विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि में आप क्या है बच्चों को सबसे पहले क्या उदाहरण दोगे और फिर आप क्या है नियम की ओर बढ़ोगे, आपको याद रखना है। और निगमन इसका उल्टा होता है। 29वां प्रश्न आपका कि अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, तो ये तो आपका सही है। कक्षा, शिक्षा छात्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, ये गलत हो जाएगा। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरण कारक नहीं, और उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरण कारक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, अभिरुचि और अभिवृत्ति। ठीक है, लास्ट और अंतिम प्रश्न आपका, यहाँ से आपको पूछा गया है कि एक सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान क्या होता है। आप क्या है सामाजिक परिवेश में देख रहे हो तो क्या होगा, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ताओं को प्रसारित किया जाता है या फिर अधिगमकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। शिक्षक की मदद से अधिगमकर्ताओं द्वारा सह रचित होता है, कि वह क्या है खुद ही बनाते हैं, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा नहीं। केवल जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। और यहाँ पे आपका जो है कि शिक्षक की मदद से अधिगमकर्ताओं द्वारा सह रचित होता है, आपका बिल्कुल सही। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। वह क्या है खुद ही अपने ज्ञान को क्या है रचते हैं। आपकी सामाजिक संरचना परिवेश में क्या है बच्चा जो है खुद ही अपने ज्ञान को रचता है, लेकिन क्या है शिक्षक की मदद से। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं, आपके जो ऑनलाइन पेपर है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।